हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर की मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुकी हूं, जिसमें मैंने चैप्टर का स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ाया है, जिसमें है न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। ओके, मैं इतने सारे पार्ट्स इसलिए बना रही हूँ ताकि आप एक एक प्रोसेस को, एक एक पार्ट को अच्छे से समझ सकें, अच्छे से याद कर सकें। मैं जानती हूँ सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, ये चैप्टर हमको पूरा पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना रेस्पिरेशन। ओके, तो पिछले वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया। ओके, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो आपने देखा न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जब हम फूड से एनर्जी बनाते हैं, जब हमारी बॉडी खाने से एनर्जी बनाती है और एनर्जी को फिर सभी सेल्स में पहुंच जाती है एनर्जी, और फिर एनर्जी यूज़ हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, अलग अलग ऑर्गेनिज्म ये काम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ओके, जैसे कि कुछ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। अब जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो हमारी बॉडी उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को वैसे के वैसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है, उसको ग्लूकोज बनाना पड़ता है। ओके, तो कुछ ये काम ऑक्सीजन की मदद से करते हैं। ओके, जैसे कि सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ओके, तो कुछ इससे जब फूड के कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को जब ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इससे एनर्जी भी बनती है। अब आप सभी यहाँ पर एक बात ध्यान में रख कर चलिए कि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना। तो अभी आपको बस इतना पता होगा, सांस लेना मतलब क्या? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना। अभी आपको बस इतना ही पता होगा। पर जब ऑक्सीजन को हम लेते हैं तो बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है कि बाहर फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? ये क्या होता है बॉडी के अंदर ऐसा? इसी पूरी प्रोसेस को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक सिंपल लैंग्वेज में सुन लीजिए। बॉडी में हमने फूड भी लिया, खाना भी खाया, और हमने सांस ली, मतलब ऑक्सीजन भी ली। ओके, तो ये ऑक्सीजन उस खाने के साथ मिक्स होकर एनर्जी निकालती है। तो एनर्जी तो वो सेल्स को दे देती है, एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं, पर साथ में वो वाटर भी निकालती है, तो वाटर भी हमारी बॉडी में रहता है, और साथ में तीसरी चीज़ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालती है, जो कि हम फिर रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सांस लेना, ये हो जाता है रेस्पिरेशन। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, इन ऑल केसेस, सभी केसेस में जो भी खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन तो होना ही है। जो भी ग्लूकोज हमने लिया है उसका ब्रेक डाउन तो होना ही है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है अगर, तो उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाना ही है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल जैसे कि क्या हो गया? C6 यानी कि 6 कार्बन। ओके, C6H12O6 ये रहा ग्लूकोज। अगर ये हमने खाया है, ओके, तो इसको तोड़ना है। अब कुछ इस तरह की 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएं, एक में C3 हो, दूसरे में C3 हो, OH और OH भी हो। अब जो C3 वाला मॉलिक्यूल बनेगा इसको बोलते हैं हम पायरूवेट। ओके, C3 वाले मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पायरूवेट। ओके, दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अब ये प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। आपने पिछले क्लासेस में सेल के बारे में पढ़ा होगा। हमारी बॉडी बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है। अब एक सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर भरा रहता है साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? ग्लूकोज को, फूड को तोड़ने वाली प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ के सिंपल सब्सटेंस बनाने वाली प्रोसेस कहाँ होती है? सेल के अंदर, उसके साइटोप्लाज्म में। ओके, फिर जब वो पायरूवेट बना, यानी कि C3 वाले मॉलिक्यूल्स बन गए, फिर उसको इथेनॉल और CO2 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। CO2 तो बनना ही है, क्योंकि हमको इतना तो पता है कि हम सांस लेने के बाद, पूरी प्रोसेस होने के बाद CO2 रिलीज़ करते हैं, तो CO2 तो बन ही रही है, तभी हम उसको रिलीज़ कर पा रहे हैं। ओके, अब एक कीटाणु होता है जैसे कि ईस्ट। ओके, ये फर्मेंटेशन करता है, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। जब ये ऑक्सीजन को यूज़ करके
एनर्जी रिलीज़ करने वाली प्रोसेस करता है ईस्ट, तो ये बनाता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लेकिन इसकी एक बात है कि वो फूड को तोड़ तो रहा है लेकिन ये ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहा। ओके, तो जब जो भी ऐसे कीटाणु हैं, जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में जो कि अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, फूड से एनर्जी लेने के लिए, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोसेस पूरी करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ ही नहीं कर रहे, तो उन सारी प्रोसेस को हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है, फिर भी खाने से एनर्जी उनको मिल रही है। तो देखिए रेस्पिरेशन हो रहा है, सांस वो ले रहे हैं पर वो ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे। ओके, पर जो पायरोवेट को तोड़ने के लिए, यानी कि फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की हेल्प लेते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एक हो गया एनारोबिक, एक हो गया एरोबिक। ओके, अब देखिए जब C6 मॉलिक्यूल को C3 मॉलिक्यूल बनाना था, यानी कि पायरोवेट बनाना था, तो ये प्रोसेस कहाँ हो रही थी? साइटोप्लाज्म में। अब जब C3 मॉलिक्यूल्स को भी और ब्रेक डाउन करना है तो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही सेल में होते हैं, सेल के ही पार्ट्स हैं। ओके, तो ये क्या करता है? पायरोवेट मॉलिक्यूल से 3 अलग अलग कार्बन के मॉलिक्यूल्स या एटम्स हम कहें तो निकाल देता है। साथ में क्या बनता है? वाटर, H2O। ओके, अब ये प्रोसेस अगर ऑक्सीजन के साथ में हो रही है तो इसको हम एरोबिक प्रोसेस कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए ईस्ट ने भी पायरोवेट को तोड़ा लेकिन उसने ऑक्सीजन की हेल्प नहीं ली, तो उसको हम बोल देंगे एनारोबिक। और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो पायरोवेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो ज़्यादा एनर्जी कौन सी वाली प्रोसेस में निकलती है? द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज़ लॉट ग्रेटर देन एनारोबिक। तो एरोबिक वाली प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ओके, कभी कभी क्या होता है, हम जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं तो हम ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो हम एरोबिक प्रोसेस ही करते हैं, लेकिन अगर कभी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है? पायरोवेट को पहले लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। जो पायरोवेट है वो पहले लैक्टिक एसिड बन जाता है। और जब लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है तो हमको होते हैं क्रैम्प्स यानी कि दर्द होना। तो कभी कभी हमारे हाथ पैर में अपने मन से ही दर्द होने लगता है, हमको समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है। तो ये शायद इसलिए कि पायरोवेट को ऑक्सीजन नहीं मिली, पर फिर भी उसको कार्बन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन तो करना ही है, तो वो फिर उसको क्या बना देता है? पहले लैक्टिक एसिड बना देता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं तीनों कंडीशन। सबसे पहले जो ग्लूकोज था यानी कि C6 था, उसको जो C3 में तोड़ा, तो ये काम तो हो गया अपना साइटोप्लाज्म में, इसमें ऑक्सीजन यूज़ होती ही है। पर जब C3 को तोड़ना है तो इसके 3 तरीके हैं, एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। ओके, ग्लूकोज से पायरोवेट बन गया। अब जब पायरोवेट से सीधा एनर्जी बनानी है और छोटे छोटे कार्बन के मॉलिक्यूल्स करने हैं, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले अगर ईस्ट है तो वो ऑक्सीजन के बिना ही ये काम करता है, तो उससे बनता है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ओके, तो पायरोवेट क्या होता है? C3 वाला मॉलिक्यूल। अब ईस्ट ने उसको तोड़ के इथेनॉल बना लिया। इथेनॉल क्या होता है? C2 वाला मॉलिक्यूल। ओके, तो उसने तोड़ लिया। अब सेकंड कंडीशन अच्छा पहले ये वाली पढ़ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी बॉडी में जब हम ऑक्सीजन के सहारे से ये काम करते हैं तो हम भी CO2 बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और बाकी एनर्जी बना लेते हैं। पर अगर कभी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो तीनों कंडीशन में एनर्जी तो बन ही जाती है। ओके, तो ये हो गए 3 तरीके पायरोवेट को तोड़ने के। तो ये 3 अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन हमारे अंदर हो जाता है, पर तीनों में इन दोनों कंडीशंस में CO2 तो निकल ही रही है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस होने के बाद हमारी बॉडी से CO2 निकलती है। तो हमने यहाँ से ऑक्सीजन ली
ऑक्सीजन का यहाँ पर यूज़ हुआ इन दोनों कंडीशन में। ओके, हमने यहाँ पे सांस ली, ऑक्सीजन ली, फिर ऑक्सीजन का इन दोनों कंडीशंस में यूज़ किया, फिर इन दोनों कंडीशन से निकला कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये वाली प्रोसेस, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस कौन सी कहलाएगी? ये वाली, थर्ड वाली। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ भी हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, तो ये प्रोसेस कहलाएगी रेस्पिरेशन। यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का यूज़ भी हो रहा है और निकल रही है CO2, तो ये वाली प्रोसेस कहलाएगी रेस्पिरेशन। ओके ओके, सो जो यहाँ पर एनर्जी निकलती है, एनर्जी से क्या बनता है? फिर ATP मॉलिक्यूल बनता है, और फिर जब ATP मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालता है जितनी की बॉडी को चाहिए। फिर सेल्स में जो बहुत सारी प्रोसेस, यानी कि हमारी बॉडी में जो और भी प्रोसेस हो रही हैं, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हमको एनर्जी चाहिए तो फिर वो हमको मिल जाती हैं। ओके, तो ये सब हमारे सेल्स में जब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उसमें भी ये एनर्जी काम आती है। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ ATP मॉलिक्यूल क्या होता है। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। इसको हम एनर्जी करेंसी कह सकते हैं क्योंकि जब ये टूटता है तो एनर्जी निकलती है। ओके, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक एन ATP। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाती है तो जो एनर्जी निकलती है उससे ATP बनता है। ये कैसे बनता है ATP? दो चीज़ों का यूज़ करके, ADP का यूज़ करके और फॉस्फेट का यूज़ करके। ओके, तो यहाँ से देख लीजिए, ADP और फॉस्फेट का यूज़ करके और जो एनर्जी निकली रेस्पिरेशन में उसका यूज़ करके बन गया ATP मॉलिक्यूल। ओके ओके, फिर इस ATP का यूज़ कहाँ होता है? फिर जब हमारी सेल्स में एंडोथर्मिक प्रोसेस होती हैं, इसमें ATP का यूज़ होता है। ओके, ATP में जो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज होते हैं, ये जब टूट जाते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। कितनी, ये यहाँ पे याद कर लीजिए, यहाँ से MCQ बन सकता है। 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है। अब आप बैटरी को जानते होंगे, बैटरी जो होती है नॉर्मल बैटरी, ये कितने सारे अलग अलग काम कर पाती है। लाइट कनेक्शंस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज़ होता है, मैकेनिकल एनर्जी में इसका यूज़ होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ATP बनता है, ओके, तो ये भी बहुत, जितनी भी हम प्रोसेस करते हैं इसमें एनर्जी हमको चाहिए, इन सभी में उसका यूज़ होता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, जैसे कि झुकना, उठना, इन सब चीज़ों में। प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि खाना खा रहे हैं उसका सिंथेसिस करने में। ओके, नर्वस इम्पल्सेस, जो हमारी नसें होती हैं उनका मेंटेनेंस करने में। इन सब प्रोसेस में फिर क्या होता है? ATP का ही यूज़ होता है। सो रेस्पिरेशन से, खाने, न्यूट्रिशन से जो एनर्जी बनती है वो क्या बना देती है? ATP मॉलिक्यूल बना देती है। फिर जब ATP मॉलिक्यूल टूटता है, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको हम बहुत सारी अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं दिन भर की उसमें यूज़ कर पाते हैं। ओके ओके, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये सिस्टम है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलनी चाहिए। ओके, हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं? उनकी लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर्स में। तो स्टोमेटा के थ्रू ही उनका गैस का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा की जो सेल्स हैं उनके बीच में इंट्रा सेलुलर स्पेस, यानी कि सेल्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है ताकि हर एक सेल हवा के, एयर के कांटेक्ट में आ सके और अपना गैसेस का एक्सचेंज कर सके। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ओके, प्लांट्स का नाइट का सिस्टम और डे का सिस्टम अलग अलग होता है। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स भी CO2 प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो हम रिलीज़ कर देते हैं। बट प्लांट भी रात में जब उनको जितना भी रेस्पिरेशन वो करते हैं या डिफ्यूजन करते हैं तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं हमारी बॉडी के जैसे, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकती। ओके,
but during the day CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis। डे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने लगती है क्योंकि सनलाइट उनको मिल जाती है, तो फिर उनके अंदर जो CO2 बनती है तो फिर वो उसको बाहर नहीं निकालते, वो यूज़ कर लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी है, उसमें हमने देखा है कि CO2 का यूज़ उसमें होता है। तो ये प्लांट खुद ही CO2 का यूज़ जो उन्होंने बनाई और जो उन्होंने एयर से ली वो उसको कर लेते हैं। ओके, और उस समय वो रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। यहाँ से हमको एक बात ये पता चल रही है कि रात के टाइम पर वो CO2 रिलीज़ करते हैं पेड़। अब आप सोचिए, एक पेड़ है, उसमें कितनी सारी पत्तियाँ होती हैं और हर एक पत्ती में कितने सारे स्टोमेटा होंगे। तो रात में किसी भी पेड़ के आसपास बहुत ज़्यादा CO2 होगी। ओके, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज़ कर दी है रात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोमेटा हैं, बहुत ज़्यादा लीव्स हैं। तो आपने सुना होगा कई बार कि लोग कहते हैं कि वो पेड़ के नीचे सोए थे तो भूत आकर उनको मार गया। ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे CO2 का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है जिससे कि इंसान मर जाता है, क्योंकि इंसान जो ह्यूमन बींग्स हैं इनको तो ऑक्सीजन चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, इनको CO2 नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो CO2 को रिलीज़ कर देते हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए। पर पेड़ के आसपास रात को CO2 ही CO2 रहती है। तो जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा CO2 रहती है और उसी के नीचे लोग सोते हैं और उनकी फिर डेथ हो जाती है ज़्यादा CO2 होने के कारण। ओके, और दिन के समय जब पेड़ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं और जो उनके पास ऑक्सीजन बनती है तो वो ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी, क्योंकि उनसे मिलती है हमको ऑक्सीजन, लेकिन ये सिर्फ दिन के समय ही ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ओके, तो हम ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन कहाँ से भी मिल सकती है, पेड़ से भी मिल सकती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब करते हैं तो जो भी इन्होंने बाहर से CO2 ली थी तो CO2 को फिर एब्जॉर्व कर लेते हैं और बना के बाहर क्या दे देते हैं, हमारे लिए ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन दे देते हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो पेड़ दिन में हमारे लिए बहुत काम के हैं, रात को पेड़ के बहुत पास में हमको नहीं जाना चाहिए। इसलिए लोग पहले के लोग बोलते थे कि रात को पेड़ को टच नहीं करो, लोग बोलते थे कि इनको जगाओ मत, बट ऐसा होता है कि रात को पेड़ के पास नहीं जाओ क्योंकि वहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ओके, जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लंग्स, स्टोमक एंड ऑल, जिससे हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कर पाते हैं। तो हम उससे ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं। पर जो वाटर में रहते हैं, ओके, जो वाटर में रहते हैं इनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, डिज़ोल्व मिलती है। डिज़ोल्व मतलब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ये यूज़ कर पाते हैं, ये एयर से तो ले नहीं पाते क्योंकि ये पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन घुल जाती है ये इसी से सांस लेते हैं, तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ओके, पर डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन है वो एयर से तो कम ही होगी। ओके, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये इनकी जो सांस लेने की रेट होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी पड़ जाती है। ओके, इसलिए जब इंसान जो पानी में डूब जाते हैं इसलिए डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो फिर पानी में भी रहती है पर हमको हैबिट नहीं रहती ना, हम तो ज़मीन पर रहने वाले हैं, हमको हैबिट नहीं रहती थी जल्दी जल्दी सांस लेने की। ओके, और बॉडी में पानी भी भर जाता है तो दोनों वजह से फिर डेथ हो जाती है। ओके, तो एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग काफ़ी फास्ट रहती है। ओके, अब जो फिशेस होती हैं ये जब अपने माउथ में वाटर ले लेती हैं, वाटर थ्रू देयर माउथ, फिर उस वाटर को अपनी बॉडी के अंदर से कहाँ पहुँचाती हैं, उनकी बॉडी के अंदर गिल्स होते हैं तो गिल्स में पहुँचाती हैं। ओके, फिर ये गिल्स का काम क्या होता है कि जो पानी में जो भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, घुली हुई है, उसको वो ब्लड तक पहुँचा दें। ओके, ओके, सो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ऐसे जिनका काम होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बेसिकली लंग्स की बात हो रही है, तो लंग्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। ओके, पर लंग्स तो क्या होते हैं, विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर होते हैं। ओके, हमने ये आपको पता होगा कि लंग्स सिकुड़ भी जाते हैं, थोड़ा थोड़ा फैल भी जाते हैं, अपना सरफेस एरिया को ये बढ़ाते हैं ताकि ये ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्व कर सकें।
पर लंग्स बॉडी के अंदर हैं, ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में तो आते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ पैसेज होने चाहिए, मतलब कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे लंग्स तक ऑक्सीजन पहुँच सके, और ऐसी कोई मैकेनिज्म यानी कि कोई पूरी प्रोसेस होनी चाहिए जिससे कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर सकें। तो ह्यूमन बींग्स में वो रास्ता होता है नॉस्ट्रिल्स, ओके, यानी कि हमारी नोज़ से जाती है एयर, नोज़ में पहले एयर फिल्टर हो जाती है, क्योंकि हमारी नोज़ में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही, मतलब सिर्फ एयर को ही जाने देते हैं, एयर में जो डस्ट वगैरह होती है वो उसको रोक लेते हैं, ओके। और जो हमारी नॉस्ट्रिल्स के बाद जो पूरी ट्यूब होती है, ओके, सांस लेने वाली जो ट्यूब होती है उसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचती है। तो इस ट्यूब में क्या होता है, अंदर लाइनिंग होती है म्यूकस की, जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करती है, ओके। फिर जाती है हवा थ्रोट में, यानी कि हमारे गले में, फिर उसके बाद गले से नीचे ट्यूब से होते हुए पहुंचती है लंग्स में, ओके। थ्रोट होती है जो कि गला होता है, इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसमें कार्टिलेज होता है, ओके। दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ये इंश्योर करते हैं कि वो जो ट्यूब है हमारी जिससे एयर पास हो रही है, जो एयर पैसेज है, जो रास्ता है, वो कोलैप्स ना हो जाए, कहीं वो चिपक नहीं जाए। अगर वो सिकुड़ गया या चिपक गया तो फिर एयर अंदर कैसे जाएगी, ओके। तो इसको सिकुड़ने से कौन बचाता है, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद कर लीजिए। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जब लिखने को आए तो ज़रूर लिखना, और ये MCQ में भी आ सकता है, ओके। यहाँ से आप डायग्राम देख लीजिए, ओके। ये हो गया हमारा नॉस्ट्रिल्स, नसल पैसेज, ओके। फिर ये हमारा थ्रोट जिसकी बात हो रही थी, फिर ये रही रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहाँ से देख लीजिए। फिर यहाँ पहुँच गया ये लंग्स में, और भी इन सभी चीज़ों के फंक्शंस अभी हम पढ़ते हैं। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। लंग्स में पहुँचने के बाद ये ट्यूब है ना, ये बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स में डाइवर्ट हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, ओके। ओके, सो जो ट्यूब थी जो नोज़ से चलना स्टार्ट हुई थी, वो कहाँ पहुँचती है, लंग्स तक पहुँचती है, और लंग्स में पहुँचने के बाद वो स्मॉलर एंड स्मॉलर छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। लंग्स में पहुँच के वो कुछ ऐसी दिखती है, देख लीजिए, ओके। इनको हम बोलते हैं क्या, छोटी छोटी ट्यूब्स को हम बोलते हैं एल्वियोली। अगर एक एल्वियोली की बात कर रहे हैं तो उसे एल्वियोलस कहेंगे, ओके। इस एल्वियोली में ही मेन एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एल्वियोली के वॉल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स यानी कि नसों की बात कर रहे हैं, नसें होती हैं। अब आपने देखा होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ, पेट फ्लैट हो जाता है, डायफ्राग्म क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, और जो चेस्ट है वो फूल जाता है। इसलिए होता है ताकि एयर को अंदर लाया जा सके और एल्वियोली तक पहुंचाया जा सके, ओके। अब जो एल्वियोली में इतनी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इतनी सारी नसें होती हैं, इसका काम क्या होता है, नसों में होता है ब्लड। ये ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में जब न्यूट्रिशन प्रोसेस हो रही थी तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी पूरी सेल्स में, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि जब ATP बनता है, ओके। तो जब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी तो ये सभी सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके एल्वियोली में डाल देता है। क्या, कौन डाल देता है, ब्लड। तो उसने पूरी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डाल दी, एल्वियोली में। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाती है बॉडी के बाहर, और बाहर से जो ऑक्सीजन आई थी, ओके, उसको वो पूरी बॉडी में डाल देता है, कौन, ब्लड, ओके। तो फिर से जब ऑक्सीजन आ जाएगी तो फिर से वही प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन की, फिर से एनर्जी निकलेगी, फिर से साथ में CO2 निकलेगी, तो फिर से वो पूरी CO2 को कलेक्ट करके फिर एल्वियोली में डाल देगा, तो एल्वियोली से फिर CO2 बाहर निकल जाएगी, ओके। फिर दूसरी ऑक्सीजन आएगी तो वो फिर उसको पूरी बॉडी में डाल देगा, ओके। सो बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है उसको वो पूरी बॉडी में फैला रहा है ब्लड, ओके। और अंदर जो CO2 बन रही है उसको वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करके एल्वियोली में डाल रहा है, और एल्वियोली फिर बॉडी से बाहर निकाल रही है, ओके। ये हो गई पूरी प्रोसेस। अब देखते हैं, लंग्स में हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर सेव रहती है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर।
ताकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम पे एयर की कमी ना पड़ जाए, टाइम की कमी ना पड़ जाए, इसलिए वो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर में वो रखा रहता है। ओके, जो बड़ी साइज़ के एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट वगैरह, ओके, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, सो उनकी बॉडी इतनी बड़ी है कि उनको पूरे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनमें रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स होते हैं वो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ओके, टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। एयर से पहले लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचती है, फिर वो सारे टिश्यूज़ में पहुंच जाती है। ओके, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। बट इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब जो गैसेस को ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, तो ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अभी आपको मैंने बताया कि ये काम ब्लड करता है, अरे तो ब्लड में ही तो हीमोग्लोबिन होता है। ओके, तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर रख सकता है, इसलिए वो ज़्यादा पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचा पाता है। दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ओके, तो ये होते हैं, इसके अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन्स, और ये RBC काय में होते हैं? ब्लड में ही होते हैं, रेड ब्लड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जल्दी घुल जाती है, जबकि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जल्दी घुल जाती है। इट हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन द ब्लड। ओके, तो ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को अलग से नहीं ले जा पाता, क्योंकि ये वाटर में घुली हुई रहती है, तो ये वाटर के साथ ही ले जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ ली रेस्पिरेशन। अब हम कुछ ये पॉइंट्स देखने के बाद पढ़ लेते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ रेस्पिरेशन में आपको ये डायग्राम ज़रूर सीख लेना है। ओके, और रेस्पिरेशन प्रोसेस 5 मार्क्स 6 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स में भी आ सकती है, और इस पूरी लाइन्स में एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ी, क्योंकि यहाँ से MCQ 1 वर्ड भी बन सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है अभी। ओके, सो अभी हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना। ओके, सो अभी हमने देखा ये काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। इसके पहले की प्रोसेस में हमने देखा कि ब्लड ही पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके एल्वियोली तक दे रहा है, और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन आ रही है उसको पूरी बॉडी तक पहुंचा रहा है। तो ब्लड ही है जो फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे मतलब एनर्जी को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को भी कर ही रहा है। और वेस्ट मटेरियल जैसे कि अभी हमने एक CO2 देखा, ये भी वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि ये बॉडी के अब किसी काम का नहीं है, तो CO2 को भी कलेक्ट करके एल्वियोली तक पहुँचा रहा है। ओके, तो ये वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से निकालने में हेल्प कर रहा है। ब्लड कैसा होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड को हम बोलते हैं फ्लूइड। ओके, और ये पूरी बॉडी को कनेक्ट भी कर रहा है, तो उसका नाम हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, यहाँ से MCQ बन सकता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। अब देखिए कैसा होता है, अगर हम देखें, अगर ये कोई नस है, ओके, उसमें भरा है ब्लड पूरे में, तो ये ब्लड का क्या है? प्लाज्मा है, यानी कि उसका लिक्विड मटेरियल है। ओके, अब इसमें जो सेल्स हैं वो इसके अंदर सस्पेंडेड है, यानी कि उसके अंदर लटके हुए हैं, घूमते रहते हैं। तो सेल्स कैसे होंगे? कुछ इस तरह। ओके, यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। ओके, सो ये प्लाज्मा ही है जिससे फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है। जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये कौन करता है? ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, अभी हमने देखा, तो जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन भर जाती है, और फिर जब ये प्लाज्मा में घूम कर तैर कर पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। ओके, ब्लड से सॉल्ट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है। ओके, तो अब ये ब्लड है, अगर हम सीधे बैठे हैं तो ये ब्लड ये अपने आप कैसे हिलेगा? माना कि ये लिक्विड है, पर इतना भी लिक्विड नहीं है कि अपने आप पूरी बॉडी में घूमते रहे। तो इसको पुश करने के लिए, इसको धक्का देने के लिए, इसको पुश करने के लिए कोई ऑर्गन चाहिए। ओके,
एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स चाहिए, यानी कि जितनी भी नर्व्स हैं, नसें हैं, इन सब का हमको एक नेटवर्क चाहिए ताकि ये हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक पहुंच सकें। ओके, तो ये नेटवर्क है, ये रिपेयर भी हो सके अगर डैमेज हो जाए। अगर बॉडी का एक पार्ट डैमेज हो रहा है तो उस पार्ट तक भी कुछ ऐसी नसें जानी चाहिए जिसमें हम उस पार्ट को सही करने में उन नसों का यूज़ कर सकें। ओके, सो इट कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज्ड। ओके, सो हमको क्या चाहिए, एक ऑर्गन चाहिए और पूरा नसों का पूरा सिस्टम चाहिए। ओके, जो हर पार्ट को, बॉडी के हर पार्ट को एक दूसरे से क्या कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ, एक नेटवर्क बना रही हूँ। ओके, तो ये पंपिंग का काम कौन सा ऑर्गन करता है, ये हार्ट करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ओके, हमने अभी ऊपर लंग्स देखे, तो लंग्स में एक्सचेंज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हार्ट से होकर गुजरती हैं। ओके, अब दोनों चीज़ें जब हार्ट से गुजर रही हैं तो आपको लगे कि दोनों चीज़ें एक ही जगह से जा रही हैं, CO2 और ऑक्सीजन, तो मिक्स क्यों नहीं हो जाती? इसलिए नहीं हो जाती क्योंकि दोनों का रास्ता अलग अलग है। एक चैम्बर है और ये दूसरा चैम्बर है, दोनों के रास्ते दोनों के लिए अलग अलग हैं एक ही हार्ट में, तो दोनों का मिक्स नहीं हो पाता। सो ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, और वो ब्लड जिसमें CO2 है, ये दोनों मिक्स नहीं हो पाते। ओके, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये काफ़ी बड़ा भी है। ओके, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन and कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मिक्स होने से बचाता है। ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। ओके, ओके, सो बॉडी में ऊपर हार्ट होता है, फिर उसके नीचे लंग्स होते हैं। ओके, तो जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ओके, जब हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो वो उसको लंग्स में पहुँचा देता है ताकि वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके। ओके, सो जैसे यहाँ पर लंग्स है तो इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है, और जब लंग्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है तो ये हार्ट तक पहुंचा देता है। ओके, इस तरह से हार्ट और लंग साथ में पूरा काम करते हैं। ओके, क्योंकि हार्ट में ही सारी बॉडी की सारी नसें आकर मिलती हैं। ओके, तो जो पूरा ब्लड था, जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से कलेक्ट करके ला रहा था, तो वो पहले हार्ट में लाता है, फिर हार्ट से लंग्स में पहुंचता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है। ओके, और बॉडी से बाहर निकल जाती है। ओके, और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ओके, तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी बॉडी से निकल गई, फिर जब लंग्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है तो लंग्स उसको हार्ट में पहुँचा देता है। ओके, क्योंकि हार्ट में फिर सारी बॉडी की नसें अटैच हैं, तो फिर पूरी नसें क्या करती हैं, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा देती हैं। ओके, ये रोल होता है हार्ट का कि वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा देता है। ओके, और जब भी नसें उसमें ऐसा ब्लड लाती हैं जिसमें CO2 हो, तो वो उस ब्लड को लंग्स तक पहुंचा देता है ताकि वो CO2 को उसमें से हटा दे। वो CO2 को उसमें से हटा देता है, फिर जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में पहुँचता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ओके, फिर से हो जाती है वही न्यूट्रिशन वाली प्रोसेस, फूड वाली, एनर्जी वाली प्रोसेस। ओके।